नमस्कार दोस्तों। ये हमारी एथिक्स की नेक्स्ट वीडियो है। इसी तरह से हम एथिक्स को 15 20 या 25 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी नेट एथिक्स के लिए ऐसे के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण करती है सरकार, वो नैतिक होता है या अनैतिक होता है? इसके दो ही पहलू हैं। अगर आपसे क्या मैं पूछा है क्या जमीन अधिग्रहण नैतिक है, तो आपको दोनों पक्ष देने, हाँ नैतिक भी है और नहीं नैतिक भी नहीं है। अगर आप देखें जमीन अधिग्रहण नैतिक है, किस टाइम नैतिक है? जिस टाइम लोगों का अधिक विस्थापन होता है, पर्यावरण का विनाश होता है, संस्कृति को खतरा होता है, चाहे वो जनजातीय संस्कृति हो, आजीविका को नुकसान हो तो लोगों के रोजगार चले जाते हैं और समाज में असंतोष की भावना बढ़ती है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर छोटे शब्दों में देखें नैतिक किस तरह से है, अगर अधिग्रहण के आधारभूत संरचना से रोजगार अधिग्रहण करते हैं और उससे क्या होता है, आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, तो इससे रोजगार का सृजन होता है, तो वह नैतिक कहा जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर भूमि अधिग्रहण से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, गरीबी में कमी आती है, अधिकतम लोगों के विकास के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी दी जाती है, तो उसको नैतिक कहा जाता है। विकास करने के लिए सड़क व बांध का निर्माण तथा संसाधनों का दोहन करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप अधिग्रहण के नैतिक या अनैतिक होने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। समाज का एक वर्ग जमीन अधिग्रहण को नैतिक मानता है और दूसरा वर्ग उसको अनैतिक मानता है। जो समाज का उसको नैतिक मानता है, उसके अनुसार जमीन के अधिग्रहण से अगर आधारभूत संरचना का निर्माण होता है और उस आधारभूत संरचना के निर्माण से राष्ट्र की सुरक्षा और मजबूत होने से एकता और अखंडता को प्रोत्साहन मिलता है, तो उसको नैतिक माना जाता है। लेकिन कुछ एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भूमि अधिग्रहण को अनैतिक मानते हैं, क्योंकि इसे हमने जिक्र भी कर लिया, विस्थापन की समस्या होती है, जैव विविधता को नुकसान होता है, बांध के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण करने से आपदा वृद्धि होती है, जनजातियों की संस्कृति को खतरा होता है, अधिग्रहण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो तो विस्थापित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती, तो उसको नैतिक माना जाता है। अगर आप भूमि अधिग्रहण को नैतिक बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं? नंबर 1, अगर हम देखें तो 2013 में एक अधिनियम आया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इसमें क्या प्रावधान था? उचित मुआवजे का प्रावधान था, प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना, अर्थात जो हितधारक थे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, किया प्रबल दिया गया। अगर भूमि अधिग्रहण को नैतिक होने का आधार क्या है? नंबर 1 तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट होना चाहिए, गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब अगर आप भूमि अधिग्रहण करते हो तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, सहभागिता प्रक्रिया से उसको पूरा करना चाहिए, और पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रक्रिया मूल्यों का पालन होना चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, विस्थापित लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा महत्व देना चाहिए, और जो सार्वजनिक हित को प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, पुनर्वास नीति व सही पुनर्वास नीति स्थापित करनी चाहिए और सही क्रियान्वयन होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। ये उपाय है। आगे आता है जमीन का अधिग्रहण किन परिस्थितियों में नैतिक होगा? अगर ये हमने जिक्र भी कर लिया, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण नैतिक होगा। अगर आप पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं, कुछ विशेष प्रजातियों का संरक्षण करना चाहते हैं और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे अभ्यारण्य हो, उसको नैतिक माना जाएगा। अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आप आधारभूत संरचना बैरिकेड वगैरह लगाना चाहते हैं या कुछ कैंप, आर्मी कैंप लगाना चाहते हैं, उसके लिए जमीन अधिग्रहण नैतिक माना जाएगा। अगर आप जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक हित और समावेशी हित के लिए करते हैं और बड़े समुदाय द्वारा कीमत चुकाना और छोटे समुदाय को लाभ मिलना
हमारा अगर है बड़े समुदाय द्वारा कीमत चुकाना और छोटे समुदाय को लाभ मिलना किस परिस्थिति में नैतिक हो सकता है? अगर वैज्ञानिक विकास और वैज्ञानिक समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्र और समाज का बेहतर मार्गदर्शन करने वाले की सुरक्षा, वही बूंदी रिपीट हो रहे हैं। कारण कहने का मतलब यह है, जमीन अधिग्रहण किस वक्त नैतिक बन सकती है और किस वक्त अनैतिक विषय बन सकता है। नैतिकता का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जमीन के अधिग्रहण की नैतिकता पर चर्चा करें, नैतिक है या नहीं है। भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण को नैतिक कैसे बनाया जाए। मेरा कहने का मतलब, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग को विस्तृत करना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो। ये हमने पढ़ भी लिया किस टाइम जमीन अधिग्रहण नैतिक हो सकता है। अगर आप प्रशासनिक स्तर पर देखें, क्या क्या उपाय कर सकते हो। जमीन अधिग्रहण को नैतिक बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो। भूमि अधिग्रहण के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाए, मतलब उसके ऊपर दबाव बनाने के बजाय उनको सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण की महत्ता को बताया जाए, भूमि अधिग्रहण के सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी का दर्जा दिया जाए। अगर देखें, पर्याप्त मुआवजे का निर्धारण करते समय बौद्धिक लोगों को सहभागी बनाया जाए। नेक्स्ट है, अधिग्रहण करते समय पर्याप्त जमीन छोड़ दी जाए ताकि जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण होता है वो अपनी आजीविका को बनाए रखें। ये हमारे सामाजिक स्तर पर उपाय कुछ। और प्रशासनिक स्तर पर क्या करते हैं, प्रशासन स्तर पर प्रशासक व लोगों के बीच समाज और गवर्नेंस को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब जो प्रशासक है, लोगों के बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, जिससे एक दूसरे ऊपर विश्वास हो। गवर्नेंस को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। गवर्नेंस का अर्थ है सरकार, बाजार और सिविल सोसाइटी, उनको की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। पुनर्वास की नीति का उचित क्रियान्वयन होना चाहिए। प्रशासक को जवाबदेह बनाया जाए और SC/ST के जमीन अधिग्रहण से बचा जाए, क्योंकि उनकी संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर राजनीति स्तर पर देखें कि जमीन अधिग्रहण को सही बनाने के लिए, उचित ठहराने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। भूमि अधिग्रहण नीति को लोकतांत्रिक बनाया जाए, भूमि अधिग्रहण का सामाजिक और पर्यावरण मूल्यांकन पर बल दिया जाए, प्रोजेक्ट के निर्माण समाज द्वारा समाज के लिए समाज के हित में विचार को प्रचारित किया जाए। मतलब लोगों में इस तरह की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, जिस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाए वो समाज हित को बढ़ावा देगा। हमारा आगे आता है नैतिक आचरण का निर्धारक तत्व। व्यक्ति आचरण के निर्धारक तत्व, अर्थात एक व्यक्ति का आचरण नैतिक हो, इसके लिए क्या क्या निर्धारक तत्व हैं। पहला हम देख सकते हैं, परिवार को भी देख सकते हैं। दूसरा, हम शिक्षण संस्था को भी देख सकते हैं। तीसरा, हम समाज को भी देख सकते हैं, जिसमें हमारी जो यार दोस्त सर्कल होता है। नेक्स्ट, हमारा प्रशासनिक स्तर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे नैतिक के निर्धारक तत्व। सामाजिक स्तर पर संस्कृति, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, शिक्षा, शिक्षक का आचरण, संगठन या संस्था जिसमें व्यक्ति कार्य करता है, धर्म, रीति रिवाज, आर्थिक लाभ, संवैधानिक अधिकार। प्रशासनिक स्तर पर विधि का शासन होना चाहिए ताकि लोग गलत काम करने से डरें। कानून के समक्ष सबको समानता होनी चाहिए और कानून द्वारा समान संरक्षण मिलना चाहिए। सोशल ऑडिट होना चाहिए, अर्थात जो प्रशासक होते हैं उनका प्रोन्नति और डिमोशन का लिए जो कार्य है उनको लोगों के बीच में मूल्यांकन होना चाहिए। विवेकशीलता में कमी होनी चाहिए, अर्थात उन पहलुओं पर कमी की जानी चाहिए जिनके ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात विवेकशीलता में उसको कमी करनी चाहिए। पारदर्शिता या जवाबदेहिता में वृद्धि होनी चाहिए। संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों का विस्तार होना चाहिए। प्रशासनिक आचरण संहिता होनी चाहिए।
और गवर्नेंस को बढ़ाना चाहिए। गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए क्या होता है, जिस प्रकार नागरिक चार्टर, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सत्यनिष्ठा के लिए समझौता, ये हमने पढ़ा भी था कि टर्म सत्यनिष्ठा के लिए समझौता। राज्य स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं? राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक दलों के नियम, मैनिफेस्टो और लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। शासन व्यवस्था का स्वरूप समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पूंजीवादी और धार्मिक तटस्थता वाला होना चाहिए। चुनाव आचार संहिता होनी चाहिए ताकि चुनाव में सही तरीकों से, पारदर्शी तरीकों से चुनाव संपन्न हो। सदन सदस्यों की आचरण संहिता होनी चाहिए। अच्छी छवि की स्वीकार्यता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र होना चाहिए। अगर क्वेश्चन देखें, नैतिक आचरण के निर्धारक तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक आचरण कैसे कर सकता है? प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि सरकार का स्वरूप भी लोगों के आचरण को निर्धारित करता है। सरकार लोकतांत्रिक है, लोगों में विश्वास बढ़ता है तो समाज में जो नैतिक आचरण है उसमें वृद्धि होती है। अगर सरकार तानाशाही है या निरंकुश है तो लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है, जिससे उनके नैतिक आचरण में तनाव, संप्रदा जैसी भावना में वृद्धि होती है। ये हमने कर ली नैतिक आचरण के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। अगर हम आप देखें, नीति शास्त्र के आयाम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति शास्त्र के आयाम। इसमें होते हैं मीडिया एथिक्स, पर्यावरण नीति शास्त्र, व्यावसायिक नीति शास्त्र और बायो नीति शास्त्र। अगर हम देखें मीडिया एथिक्स क्या होती है, मीडिया एथिक्स का अर्थ है सूचनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का समावेशन होना चाहिए, धार्मिक, लैंगिक, जातीय पूर्वाग्रहों का अभाव होना चाहिए। मतलब जो आप न्यूज़ दे रहे हैं मीडिया द्वारा, उसमें किसी भी धर्म के प्रति पूर्वाग्रहित नहीं होना चाहिए, न ही लैंगिक आधार पर, न ही जातीय आधार पर, न ही पूर्वाग्रह, न ही किसी आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होना चाहिए। मीडिया निष्पक्ष होनी चाहिए, न कि मैनेज हो, अर्थात किसी दल या पार्टी द्वारा मैनेज नहीं होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे मैनेज का अर्थ क्या होता है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने वाली होनी चाहिए। मीडिया में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। वर्तमान में मीडिया में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है? विज्ञापनों का भरमजाल, अर्थात झूठ व अंधविश्वास पर आधारित विज्ञापन दिए जाते हैं, चाहे वो उपभोक्ता संबंधी वस्तुएं हों, चाहे राजनीति संबंधी न्यूज हो, उनके ऊपर झूठी खबरें दी जाती हैं। मीडिया को मैनेज किया जाता है, अर्थात राजनीतिक दल अपने प्रभाव के द्वारा मीडिया को अपने पक्ष में समाचार देने के लिए प्रभावित करते हैं।